नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक प्राथमिक तथ्य एकत्रित करने वाली एक पद्धति, ये एक नई वैज्ञानिक पद्धति, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड, जो अपने आप में एक पद्धति भी है और प्राथमिक तथ्य एकत्रित करने का एक माध्यम भी है। केस स्टडी मेथड, जब हम व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की बात करते हैं तो एक ऐसी पद्धति जिसका मानना है कि स्मॉल स्केल सोसाइटी का अध्ययन करके हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसके आधार पर एक बड़े समाज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। केस स्टडी मेथड वास्तव में एक ऐसा अध्ययन है जिसमें कि अनुसंधानकर्ता भले ही छोटे एरिया का अध्ययन करता है, लेकिन उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करता है, गहन जानकारी प्राप्त करता है, उसके प्रत्येक पक्ष की जानकारी प्राप्त करता है, जिसके ज़रिए वो उसके वास्तविक दृष्टिकोण को जान सकता है। इसका ये मानना है कि अगर हम किसी क्षेत्र का संपूर्ण अध्ययन कर लेते हैं तभी हमको उसका वास्तविक जानकारी प्राप्त हो सकती है। अगर हम अनुसूची के माध्यम से, प्रश्नावली के माध्यम से, केवल अवलोकन के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त करते हैं, अपने आप में वो पूर्ण नहीं होती है, लेकिन व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त होती है वो अपने आप में पूर्ण होती है। इसलिए कई समाजशास्त्रियों ने इस पद्धति को बहुत अच्छी पद्धति कहा है। यह किसी व्यक्ति के बारे में हो सकता है, किसी संस्था के बारे में हो सकता है, या समुदाय के बारे में, उसके सर्वांगीण अध्ययन के लिए गुणात्मक आधार पर अध्ययन किया जाता है। इसमें मतलब गुणात्मक पक्ष पे विशेष जोर दिया जाता है। इसके अंतर्गत एक विशेष सामाजिक इकाई को अध्ययन का केंद्र बिंदु माना जाता है। कोई भी विशेष सामाजिक इकाई हो सकती है, चाहे वो व्यक्ति हो या समुदाय। एक तरह से विशेष बिंदु को मानकर उससे संबंधित विस्तृत और गहन जानकारी प्राप्त की जाती है इस पद्धति के अंतर्गत। इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक सभी स्रोतों के माध्यम से प्राप्त सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं और उसके आधार पर व्यक्ति व सामाजिक इकाई के संबंधित निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग किया था। हर्बर्ट स्पेंसर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे प्रारंभिक समाजशास्त्री रहे हैं जिन्होंने अनेक तरह के अध्ययन किए हैं, जिनका मानना था कि अगर हम विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो जो जानकारी मिलेगी वो वास्तविक जानकारी होगी। विलियम हिली ने भी बाल अपराधियों का अध्ययन करने के लिए एक तरह से इस पद्धति का उपयोग किया था। उनके माध्यम से बाल अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जो कि एक तरह से वास्तविक जानकारी थी। रॉबर्ट रेडफील्ड और ऑस्कर लेविस ने कृषक संस्कृति तथा जनजातीय संस्कृति का अध्ययन इस पद्धति के माध्यम से किया, यानी व्यक्ति का अध्ययन पद्धति के माध्यम से किया। इसको परिभाषित करते हुए पीवीएन साहब कहते हैं, वैयक्तिक अध्ययन किसी एक सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विश्लेषण की पद्धति है। मतलब किसी भी एक सामाजिक इकाई, चाहे वो व्यक्ति हो या संस्था हो या समुदाय हो, उसके जीवन की खोज और विश्लेषण की पद्धति है। चाहे यह इकाई व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक समूह, संपूर्ण समुदाय को हो। अर्थात पीवीएन ये बताना चाहते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक जीवन की खोज और विश्लेषण से संबंधित है। इसी तरह से बिशंस ने भी बताया है कि व्यक्तिगत अध्ययन गुणात्मक अध्ययन का एक विशेष स्वरूप है। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि एक तरह के गुणात्मक अध्ययन के अनुसार व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा संस्था का अत्यधिक सावधानीपूर्वक और पूर्ण रूप से अवलोकन किया जाता है। यानी उसमें किसी एक पक्ष की बात नहीं की जाती। जैसा कि हम जिक्र करते हैं, हम उसके संपूर्ण का अध्ययन करते हैं तो वो व्यक्तिगत अध्ययन कहलाता है। वैज्ञानिक पद्धति से मुख्य प्रक्रियाएँ, खासकर अगर हम बर्नार्ड शॉ की बात करते हैं तो उन्होंने कहा वैज्ञानिक पद्धति में जो मुख्य प्रक्रियाएँ अपनाई जाती हैं वो है परीक्षा, सत्यापन, परिभाषा, वर्गीकरण, संगठन और अभिविन्यास सम्मिलित है। इसमें भविष्यवाणी करना भी सम्मिलित है। अर्थात इसके जरिए हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको संपूर्ण जानकारी किसी एक इकाई की हो जाती है। और जब किसी के बारे में संपूर्ण इकाई हो जाती है, जानकारी हो जाती है, तो ऐसे में हम अनुमान लगाकर भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जब हमको ये पता लग जाए कि इस स्थान की वास्तविकता क्या है, संपूर्णता क्या है,
और उसके आधार पर हम भविष्य में क्या हो सकता है इसके बारे में बता सकते हैं। इसके आधार पर हम इनकी कई विशेषताओं को भी इंगित कर सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के आधार पर हम इसको एक ज्ञान का आधार भी मानते हैं। सामाजिक घटनाओं के लिए तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। इसमें व्यक्तिक जीवन अध्ययन किया जाता है, अर्थात यह भी ज्ञान का एक आधार है, क्योंकि हम इसके जरिए ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम अनुसूची में, प्रश्नावली में, अवलोकन में, इंटरव्यू में जैसे डाटा कलेक्शन करते हैं तो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी तरह से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी तरह से हम व्यक्तिगत अध्ययन में भी ये जानकारी प्राप्त करते हैं। एक बहुत अच्छी बात इसमें ये भी है कि इसको हम वस्तुनिष्ठता से भी जोड़ते हैं। वस्तुनिष्ठता का गुण भी एक तरह से व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में पाया जाता है। इसमें साधन की सहायता से हम वस्तुनिष्ठ तथ्यों को एकत्रित करते हैं। जो जैसा है ठीक वैसा ही हम उसको उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है, मतलब उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में तथ्यों का जो अध्ययन है वो सूक्ष्म और गहन होता है। इसमें समय की चिंता नहीं की जाती कि हमको 15 दिन में करना, 20 दिन में, जब तक कि हमको तथ्य एकत्रित होकर मिल नहीं जाते तब तक कि हम लगातार इस प्रयास में लगे रहते हैं कि हम वहाँ से वो तथ्य एकत्रित कर लें। इस तरह से हमें यहाँ पर समय पर निर्भर नहीं होते हैं, लगातार हम उसमें अध्ययन करते रहते हैं, अर्थात तथ्यों का अध्ययन निरंतर चलता रहता है। कई बार बहुत सारे समाजशास्त्री, मानवशास्त्री इस पर्टिकुलर वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जाकर निरंतर रहते हैं जब तक कि वहाँ से संपूर्ण जानकारी उनको नहीं मिल जाती है। इसके साथ ही साथ इसमें अतीत के साथ वर्तमान दोनों का समन्वय भी दिखाई पड़ता है। शोधकर्ता इकाई से संबंधित अतीत के तथ्यों को जानने के साथ साथ उसकी वर्तमान स्थिति में जानकर उसके सहसंबंध स्थापित करने का प्रयत्न करता है। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की जो प्रकृति है वो गुणात्मक होती है। इसका जो विशेष संबंध गुणात्मक परिस्थिति को जानने में, जिससे कि इस इकाई की से संबंधित कुछ विशेष घटनाएं घटित होती हैं। एक तरह से हम इसमें गुणात्मक पक्ष की बात करते हैं। इसमें किसी एक पक्ष का नहीं, अपनी संपूर्णता का अध्ययन किया जाता है, ऐसा बूढ़े साहब भी कहते हैं। किसी इकाई की विभिन्न कार्य कारण संबंधों को भी ज्ञात किया जाता है। कार्य कारण संबंध क्या है वो भी इसके जरिए ज्ञात किया जाता है। इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। इसकी सहायता से घटना के कार्य कारण जानकर हम उसके आधार पर भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें निश्चितता का गुण भी दिखाया जाता है। ये एक पूर्णतः से सुनिश्चित पद्धति है जिसमें कि वैज्ञानिक अपनी आवश्यकतानुसार किसी भी समय सत्य की खोज कर सकता है, अर्थात सत्य की खोज करने का प्रयास कर सकता है। यानी एक तरह से देखा जाए ये पद्धति अपने आप में संपूर्ण पद्धति कहलाती है। अब इसके विभिन्न स्टेप्स पे अगर हम देखते हैं, इन बातों को लेकर चलती है ये पद्धति। ये हम जानते हैं कि मानव का जो व्यवहार है उसकी एक मौलिक एकता होती है, चाहे वो मानव के व्यवहार किसी जंगल के में रहने वाले लोग की हों, चाहे वो मानव के व्यवहार किसी शहर में हो, चाहे किसी गांव में हो। ये पद्धति ये मान के चलती है कि मानव के जो व्यवहार होते हैं वो मौलिक रूप से एक ही होते हैं। इस आधार पर अगर किसी छोटे क्षेत्र का अध्ययन करके हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो इसके आधार पर हम बड़े समाज के बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं। ये पद्धति मान के चलती है। इसके साथ साथ परिस्थितियों की समानता भी दिखाई पड़ती है। खासकर ये मानना होता है इस पद्धति का कि इस पर्टिकुलर ये परिस्थिति जहाँ पर भी उत्पन्न होगी वहाँ पर इस तरह का व्यवहार होगा, इस बात को लेकर ये चलती है और इस आधार पर ये निष्कर्ष निकालने का प्रयास करती है। और ऐसा देखा भी गया है कि जब भी किसी स्थान पर, चाहे गांव में, चाहे शहर में, चाहे बड़े शहर में, चाहे छोटे शहर में, जब हम ये देखते हैं सोसाइटी के अंदर एक पर्टिकुलर परिस्थिति आती है तो वैसा ही व्यवहार होता है। तो ये पद्धति ये मान के चलती है जब भी इस तरह की परिस्थिति होगी तब इस तरह का व्यवहार होगा। इसके साथ साथ समय तत्व का प्रभाव भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है, यानी यहाँ पर समय तत्व को भी लेकर चलती है। प्राचीन काल की बात को लेकर, वर्तमान काल के लेकर, यानी समय को विशेष महत्व देती है और उस किसी समय विशेष के आधार पर जो व्यवहार होता है उसी व्यवहार को लेकर ये एक धारणा लेकर चलती है, अर्थात उसी के आधार पर ये निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ सर्वांगीण अध्ययन ही वास्तविक अध्ययन है। ये पद्धति ये मान के चलती है
कि जब तक हम किसी भी क्षेत्र का, किसी भी समाज का, किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण अध्ययन नहीं कर लेते, तब तक उस वास्तविक अध्ययन नहीं हुआ। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में उसके केवल अच्छे अच्छे गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वो एक तरह से संपूर्ण जानकारी नहीं हुई। चाहे वो किसी बड़े व्यक्ति की बात हो, बड़े नेता की बात हो, किसी बड़े नेता के बारे में अगर हम उसकी सरफेसली नॉलेज के आधार पर उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, तो वो एक तरह का उसकी संपूर्ण जानकारी न होकर, वास्तविक जानकारी न होकर उसका ऊपर का आकर्षण है, ऊपर का दृष्टिकोण है। लेकिन ये पद्धति मानी चलती है जब तक किसी व्यक्ति के संपूर्णता के बारे में जानकारी नहीं हो, क्योंकि संपूर्णता के बारे में जानकारी होने के बाद ही उसकी वास्तविक जानकारी हो सकती है। कई बार ये होता है कि हम किसी क्षेत्र का अध्ययन करते हैं और उसके अनुसूची प्रश्नावली अवलोकन करके एक पक्ष का अध्ययन कर लेते हैं, दो पक्ष का अध्ययन कर लेते हैं। ऐसे में हम उसके आधार पर एक रिपोर्ट या सामान्यीकरण का जो प्रस्तुत करते हैं वो अपने आप में सही जानकारी नहीं है। लेकिन ये पद्धति मान के चलती है, अगर उसी क्षेत्र का, किसी व्यक्ति का हम अध्ययन करते हैं और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो वही वास्तविक अध्ययन होता है। इसके अलावा मानव व्यवहारों का अवलोकन असंभव है, ये हम जानते हैं। मानव व्यवहार में बहुत जटिलताएं हैं, बहुत बदलाव हैं। मानव व्यवहार समय परिस्थिति के साथ से बदलते रहते हैं। ऐसे में केवल अनुसूची के माध्यम से, केवल प्रश्नावली के माध्यम से, केवल अवलोकन के माध्यम से, केवल इंटरव्यू के माध्यम से उसकी संपूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती। ऐसे में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति अपने आप में पूर्ण है। ये मान के चलती है कि इन जटिल स्थितियों में, क्योंकि समय और परिस्थिति के हिसाब से लोगों के व्यवहार बदलते रहते हैं, ऐसे में कभी एक पक्ष का अध्ययन किया, दो पक्ष का अध्ययन किया, वो जानकारी वास्तविक नहीं होगी। तो मानव व्यवहार का अगर वास्तविक अध्ययन करना है तो इसके लिए जरूरी है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाए। इसके स्टेप्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके स्टेप्स में कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक स्टेप तो है समस्या के पक्षों का निर्धारण। समस्या क्या है, कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक का निर्धारण बहुत ज़रूरी है। जब टॉपिक निर्धारित हो जाता है उसके बाद ही हम किसी घटना, किसी व्यक्ति, किसी क्षेत्र का अध्ययन आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये शुरुआत है समस्या के पक्षों का निर्धारण, यानी किस किस पक्ष की बात करेंगे। इसके साथ साथ उद्देश्यों का निर्धारण, यानी रिसर्च का उद्देश्य क्या है, उस टॉपिक को जानने का उद्देश्य क्या है, उसका निर्धारण करना अति आवश्यक है। इन दूसरे स्टेप पे हम उसके उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। इसके साथ साथ प्रकल्पना का निर्माण करते हैं, यानी रिसर्च करने के लिए जैसे कि प्रकल्पना की बात करी जाती है, तो एक तरह से हाइपोथेसिस का निर्धारण करना पड़ेगा कि किस हाइपोथेसिस को लेकर हम कार्य करेंगे, रिसर्च करेंगे। इसके साथ साथ इकाइयों और क्षेत्र का भी निर्धारण करना पड़ेगा कि हम गांव का अध्ययन करेंगे कि शहर का अध्ययन करेंगे, जनजातीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में ये तो निश्चित है कि क्षेत्र बहुत छोटा होना चाहिए, लेकिन साथ में इकाइयाँ भी छोटी होनी चाहिए, इकाइयों की संख्या भी कम होनी चाहिए। अर्थात व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अनुरूप इकाइयों का निर्धारण किया जाता है और क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। इसमें बहुत ही सोच समझ के तय किया जाता है, क्योंकि संपूर्णता का अध्ययन करना है। इकाइयाँ बहुत अधिक ना हो, क्षेत्र बहुत बड़ा ना हो, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाएगा तो संपूर्णता का अध्ययन नहीं हो सकता। इसके साथ साथ पद्धतियों और यंत्रों का निर्धारण, चुनाव भी करना होता है, जिसके जरिए हमको रिसर्च को आगे बढ़ाना है। एक तरह से ऐतिहासिक व क्षेत्रीय स्रोतों को ढूंढा जाता है, किसके जरिए हमको ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद आती है तथ्यों का संकलन। इसके बाद हम तथ्यों का संकलन करते हैं। अब अवलोकन कार्य से पहले ही उपकल्पना का निर्माण, की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए विभिन्न बिंदुओं के आधार पर हमें तथ्यों का चुनाव कर लेना चाहिए, यानी किसके ज़रिए हम लोगों से जानकारी प्राप्त करेंगे। एक तरह से यहाँ पर हम तथ्यों का संकलन करते हैं। यहाँ तक कई तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति काफ़ी हद तक एक रिसर्चर पर डिपेंड करती है। ऐसे में बहुत कुछ चीज़ें रिसर्चर को, शोधकर्ता को खुद ही तय करनी पड़ती है कि किस तरह से वो वहाँ पर डाटा कलेक्शन करेगा, वो एक तरह से सैंपल किस तरह से तय करेगा। ये सब चीज़ें वो अपने पर्पजीव के आधार पर भी कर सकता है, स्ट्रेटिफाइड के आधार पर कर सकता है, रैंडम के आधार पर कर सकता है, इंटरव्यू के आधार पर कर सकता है, यानी वो उसके अपने विवेक के आधार पर है। इसमें काफ़ी हद तक उसको छूट रहती है। इसके बाद सामान्यकरण, इसके जब डाटा कलेक्शन होता है उसके आधार पर फिर वो सामान्यकरण करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के जरिए हमको इन स्टेप के जरिए हम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके स्रोत प्राथमिक भी हैं, द्वितीयक है। केवल प्राथमिक तथ्यों से ही शोध कार्य पूरा नहीं होगा, बल्कि प्राथमिक के साथ साथ प्राथमिक में अवलोकन व साक्षात्कार,
प्रत्यक्ष सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। तिथिक स्रोत में डायरिया भी हो सकती है, जीवन इतिहास भी हो सकता है, व्यक्तिगत पत्र भी हो सकता है। इस तरह से हम इसके जरिए प्राथमिक तत्व और द्वितीयक तत्व एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। अब इसके महत्व की बात आती है कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का क्या महत्व है, कौन सा अच्छाइयाँ दिखाई पड़ती हैं। एक तरह से इससे इकाइयों का अध्ययन किया जा सकता है, इकाइयों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके साथ साथ परिकल्पनाओं का निर्माण इसके माध्यम से किया जा सकता है, जो हाइपोथेसिस बनानी होती है उसके में भी मदद करती है। अध्ययन प्रपत्रों के निर्माण में भी, अनेक अध्ययन प्रपत्र के बनाने में भी एक तरह से व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वर्गीकृत निर्देशकों में सहायक भी होती है एक तरह से व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। विरोधी इकाइयों का विज्ञान होता है। कई बार होता है कि एक ही तरह की इकाई ना होकर अलग अलग तरह की इकाई होती है। जब हम उस क्षेत्र का अध्ययन, गहन अध्ययन करते हैं तो विरोधी इकाइयों का बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। व्यक्तिगत अध्ययन के जरिए हमको ज्ञान का विस्तार भी होता है। बहुत सारी जानकारी जो वो हमारे रिसर्च के लिए हमने जो सोची भी नहीं होती, वो जानकारी हमको उस क्षेत्र में मिल जाती है, क्योंकि हम गहन अध्ययन करते हैं। मनोमृत्यु के अध्ययन में आवश्यक है। मनोमृत्यु के अध्ययन में एक तरह से इस पद्धति का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। इसके साथ साथ दीर्घ प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में भी ये पद्धति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्रारंभिक अध्ययन में भी ये एक तरह से सहायक है। कई बार रिसर्चर प्रारंभिक अध्ययन में इस तरह की पद्धति का प्रयोग कर देता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ सीमाएं भी दिखाई पड़ती हैं। एक तरह से अत्यधिक सीमित अध्ययन है, सीमित क्षेत्र का अध्ययन है, यानी इसके लिए हम बहुत बड़े क्षेत्र में अध्ययन नहीं कर सकते, बड़े क्षेत्र का अध्ययन इसके जरिए संभव नहीं है। इसके साथ साथ दोषपूर्ण प्रलेखों का निर्धारण, खासकर अनुसंधानकर्ता इसमें बहुत सारे जो प्रलेख है वो खुद ही निर्धारित करता है, तो इसलिए इसमें कभी कभी दोषपूर्ण प्रलेख का दृष्टिकोण भी देखने में आता है। एक इसके साथ एक समस्या ये भी पक्षपातपूर्ण की समस्या भी दिखाई पड़ती है, चूँकि इसमें सारे के सारे अधिकार, सारा दृष्टिकोण अनुसंधानकर्ता के विवेक पे है, तो इसमें कई बार अनुसंधानकर्ता पक्षपाती हो जाता है। निर्देशन का भी अभाव दिखाई पड़ता है, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि इसमें जो सैम्पलिंग है वो सैम्पलिंग कोई एक सैम्पलिंग पे बेस्ड नहीं बल्कि कई तरह की सैम्पलिंग का प्रयोग एक साथ कर सकता है, जैसा कि जिस आधार पर भी अनुसंधानकर्ता को उचित लगता है, जैसा कि सुविधा लगती है। जैसे कि मैंने कहा परपजीव सैम्पलिंग का प्रयोग कर सकता है, रैंडम सैम्पलिंग का प्रयोग कर सकता है, स्ट्रेटिफाइड का प्रयोग कर सकता है, सुविधा के हिसाब से वो इस तरह का तय करता है। लेकिन ये चीज़ के बावजूद भी इसमें एक चीज़ बहुत निगेटिव है कि बहुत अधिक महंगी पद्धति है। इसमें अत्यधिक पैसा खर्च होता है, टाइम टेकिंग है, बहुत अधिक समय लगता है, जो कि एक अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत मुश्किल कार्य होता है। उसके पास इतना अधिक समय नहीं होता है कि वो ये कर सके, और पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ परीक्षण संबंधी कठिनाई इसमें आती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता खुद अपने विवेक का प्रयोग करते हुए इस तरह की अनुसंधान करता है, तो ऐसे में इसकी टेस्टिंग बहुत मुश्किल होती है। हालांकि शुरुआत के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उस पद्धति का प्रयोग करके तथ्य एकत्रित करने का प्रयास करते रहे। इस पद्धति के जरिए एक तरह से स्टैटिस्टिकल जो एक्टिविटीज़ हैं बहुत कम, ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि इसमें गुणात्मक अध्ययन बहुत अधिक होता है। गुणात्मक अध्ययन के आधार पर इसमें वर्गीकरण सारणियन के जरिए उसकी एनालिसिस बहुत मुश्किल होती है, चूँकि इसमें गुणात्मक आधार पर तथ्यों को विश्लेषित करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में कई लोग इस पद्धति पर सवाल भी उठाते हैं, लेकिन ये तो हम जानते हैं लास्टली कि समाज का अध्ययन करने के लिए केवल तथ्यों को आंकड़ों में रखकर उसको समझने का प्रयास किया जाए, ये वास्तविक नहीं है। ये समाज को सही ढंग से समझने का दृष्टिकोण नहीं है जो ये पद्धति मांग के चलती है। समाज में घटनाएं दिन पर दिन बदलती रहती हैं, व्यक्तियों के व्यवहार समय परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। उनको आंकड़ों में रह के समझने का प्रयास किया जाए, ये वास्तविक नहीं है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि 100 लोगों में से 90 लोग जो बात कह रहे हैं, हो सकता वो गलत हो, उन्होंने एक पर्टिकुलर परिस्थिति में वो बात कही, 10 लोग की बात हो सकता सही हो, लेकिन ये जानकारी कैसे मिलेगी? जब उसकी संपूर्णता का अध्ययन करेंगे, जब उसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, जब उसके बारे में लगातार अध्ययन करेंगे, जब तक कि पूर्ण जानकारी ना प्राप्त हो जाए। ऐसे में ये पद्धति अपने आप में समाज के अध्ययन के लिए सबसे सही पद्धति कही जा सकती है, क्योंकि समाज का अध्ययन नेचुरल साइंस के अध्ययन की तरह से नहीं है। लैब में परखनली में हमने कोई
एसिड लिया और उसमें गैस प्रवाहित की, उसका रंग बदल गया। ये हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री की लैब में। फिजिक्स की लैब में हम अनेक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर देते हैं, जो उसकी वैल्यूज़ आती है वो निश्चित है, लेकिन समाज निश्चित नहीं है। समाज अनिश्चितताओं से भरा है, जटिलताओं से भरा है। ऐसे में उसको जानने के लिए केवल 10 दिन के डाटा कलेक्शन करके, आंकड़ों में एकत्रित करके, प्रश्नावली अनुसूची के माध्यम से एकत्रित करके उसकी वास्तविकता को नहीं जाना जा सकता। उसके लिए ज़रूरी है उसके छोटे पक्ष का अध्ययन करके, लेकिन छोटे पक्ष को डिटेल में जानकारी प्राप्त करके हम उसकी वास्तविकता को जान सकते हैं। ऐसे में ये पद्धति अपने आप में सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। दूसरी पद्धतियों की तुलना में ये अधिक सटीक पद्धति कही जा सकती है। जनजातियों के अध्ययन में ये पद्धति अपने आप में अनोखी पद्धति है। जैसे जनजातियों के बारे में, चूँकि एक निश्चित स्थान पर रहती है जनजातियाँ, उनकी संपूर्णता के बारे में जानकारी मिल सकती है। ऐसे में हम उसके आधार पर वर्तमान समाज को, सिविल सोसाइटी को समझने का प्रयास कर सकते हैं। हम इस पद्धति के जरिए वास्तविक दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। आगे फिर बात करें।